Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. आज मैं ल्यूर द एनिमी डीपर मानवा के चैप्टर 5 एंड 6 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वैसे तो आपको पता ही है पिछले चैप्टर में क्या हुआ, और जो नए हैं जिन्हें नहीं पता पिछले चैप्टर में क्या हुआ वो पहले प्लीज चैप्टर 3 एंड 5 जाकर देख लें, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब सुबह स्याओ जिंग अपने चेंबर से बाहर आता है तो एक पर्सन उसे बताता है आप कैपिटल में वापस आने की खबर अभी तक पब्लिक को नहीं दी गई है और उनके हाईनेस के हिसाब से, मतलब कि तुम्हारे भैया राजा के हिसाब से यहाँ के कामों की देखरेख करने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। तो उस पर्सन की बातें सुनकर स्याओ जिंग सोचता है अगर कल रात उस यूसी ने मुझे इतना टॉर्चर नहीं किया होता तो आज मैं इतना देर से नहीं उठता और इतने घंटों तक लेट नहीं होता। और इन सब की वजह है ये सोचकर वो पर्दे से झांककर यूसी को देखता है जो कि उसके भैया के साथ एक मीटिंग में बैठा था। यूसी स्याओ जिंग के भैया से बोल रहा था योर माजेस्टी, चलिए हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हम थे। तो अपने भैया को इस तरह ऑर्डर देते हुए देखकर स्याओ जिंग सोचता है क्या लोगों को उसके बुरे व्यवहार की इतनी आदत हो चुकी है कि कोई उसे रोकने के लिए आगे भी नहीं आ रहा। स्याओ जिंग यही सब सोच रहा था, तभी उसके भैया बोलते हैं वो ये कहना चाहते थे कि वो किसी सुईहोंग पर्सन को जनरल झाओयांग बनाना चाहते हैं। झाओयांग यानी एक बहादुर योद्धा। जिस बात को यूसी नकारते हुए बोलता है वो सुईहोंग, वो आदमी किसी चूहे की तरह डरपोक है। वो एक ऐसा पर्सन है जो अपना पूरा दिन बेकार में ऐसे ही बिताते रहता है। वो हर दिन बार वगैरह या ऐसे ही गलत जगहों पर शराब पीता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लायक है। तो स्याओ जिंग के भैया बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मुझे पक्का यकीन है लॉर्ड डेंग डाओ युआन इस काम के लिए सही हैं। तो यूसी कुछ पीते हुए बोलता है हाँ, लॉर्ड डेंग तो बहुत ईमानदार हैं और वो इस काम के लिए बिल्कुल सही हैं, पर कल ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने रिजाइनेशन सबमिट करने के बाद ये परमिशन लिया कि वो अपने होम टाउन में ही रहना चाहते हैं। तो आपको उनके रिक्वेस्ट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी को सेवा करने के लिए फोर्स करना अच्छी बात नहीं है। इस बात पर स्याओ जिंग के भैया बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चिढ़कर बोलते हैं अभी उनकी उम्र सिर्फ 40 या 42 साल है, तो इतनी जल्दी उन्होंने रिटायर होने के बारे में क्यों सोचा। इस बात पर कोई शक नहीं है जिस वजह से उन्होंने रिटायर लेने का फैसला किया और वो अपने होम टाउन चले गए। तो यूसी स्माइल करते हुए बोलता है किसे पता, पर योर माजेस्टी यानी आप कुछ टाइम से बीमार थे और बिस्तर पर थे, इसलिए दरबार में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी नहीं है। इसी वजह से आपको अधिकारियों से जुड़े मामले के बारे में भी कुछ नहीं पता। तो मैंने जिन अधिकारियों का ट्रांसफर होना है उनकी एक लिस्ट तैयार की है। तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको वो लिस्ट दिखाऊं? उसे देखने के बाद अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप इससे सहमत होंगे तो मैं इन सारी चेंजेस लागू करने का आदेश जारी कर दूंगा। तो स्याओ जिंग के भैया थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं जैसे वो कुछ सोच रहे थे। फिर वो पूछते हैं मिनिस्टर यानी मंत्रियों का क्या कहना है। तो वहाँ पर खड़े हुए लोगों में से एक पर्सन बोलता है योर माजेस्टी, आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंपेरियल फिजिशियन ने हमें सब कुछ बता दिया है, आप प्लीज ज्यादा चिंता ना करें और ज्यादा मेहनत ना करें। तो अपने भैया को इस तरह देखकर स्याओ जिंग सोचता है क्या मेरे भैया अब इतने कमजोर हो चुके हैं, क्या वो इतने आज्ञाकारी हो चुके हैं। पहले तो उनका दबदबा इतना था कि अगर वो कोई बड़ी सी वजह दे दे तो पूरा दरबार, चाहे वो सिविल अधिकारी हो या सेना, कोई भी उनके बातों के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं करता था। पर अब वो बिना किसी सवाल के सारी बातें ऐसे ही मान लेते हैं। ये सोचकर शायद वो कोई कदम उठाने वाला था, पर वो खुद को समझाकर बोलता है मुझे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, पहले सोच समझकर कोई प्लान बनाना चाहिए, उसके बाद ही मुझे कोई कदम उठाना चाहिए। वो ये सोच ही रहा था तभी उसके भैया को खांसी होती है। तो स्याओ जिंग चिंता भरी निगाहों से अपने भैया की तरफ देखता है तो उनके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जब उनके खांसने से उनके मुंह से खून निकल रहा है तो आप इतने से ही पता कर लीजिए कि वो कितने बीमार हैं, उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। अपने भैया को इस हाल में देखकर स्याओ जिंग को चिंता के साथ साथ बहुत गुस्सा भी आ जाता है और वो जो सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि मुझे ऐसे ही कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, वो उस बात को भूलकर जल्दी से पर्दा हटाकर अंदर आता है, ये सोचते हुए कि मैं यहाँ चुपचाप खड़े होकर इस तरह नहीं देख सकता। बात हाथ से निकल रही है और मेरे भाई को वो बुली कर रहा है, मैं ये नहीं देख सकता। ये सोचकर वो जल्दी से गुस्से में चिल्लाकर अंदर आता है और बोलता है ये प्रिंस यानी मैं कई सालों से कैपिटल से बाहर था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि अब दरबार के सारे अधिकारियों का पोस्टिंग और दरबार का सारा काम आप संभाल रहे हैं रीजेंट प्रिंस। तो स्याओ जिंग की बात सुनकर यूसी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, ना उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, ना वो स्याओ जिंग को देखकर सरप्राइज होता है, ना उसे गुस्सा आ रहा था, ना ही वो कुछ बोल रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। चलो हम ये मान लेते हैं क्योंकि स्याओ जिन ने अपना भेष बदला हुआ था तो उसे ये याद भी नहीं होगा कि ये वही पर्सन है जिसके साथ उसने वो सब किया, पर वो थोड़ा तो कुछ रिएक्ट करता ना
क्योंकि सबको पता है सियाओ जिंग कैपिटल से बाहर था और अब वो वापस आ चुका है। ये बात किसी को भी नहीं पता सिवाय उसके भाई के। तो जब वो सियाओ जिंग को अपने सामने देख रहा है तो उसे कुछ तो रिएक्ट करना चाहिए ना वो बेचैन है, ना वो सरप्राइज है, ना वो गिल्टी फील कर रहा है। वो बिल्कुल शांत था। उसके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं था, जिसे देखकर सियाओ जिंग को बहुत गुस्सा आता है। उसका ये एक्सप्रेशन सियाओ जिंग को ऐसा महसूस करवा रहा था जैसे वो कोई नॉर्मल पर्सन हो, जैसे सियाओ जिंग का उसके नजरों में कोई वैल्यू ही ना हो। और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि उसने उसके साथ वो सब किया, फिर भी उसे याद नहीं आ रहा। वो सोचता है क्या वो इतने सारे लोगों के साथ वो सब कर चुका है कि उसे ऐसा लगता है कि पिछली रात याद करने के लायक भी नहीं है। फिर वो और सोचता है चलो कल रात की बात छोड़ो, पर इतने सालों से मैं कैपिटल से दूर रहा और अब जब मैं उसके पास आया हूँ तो इतने दिनों बाद वो मुझे देख रहा है, तो क्या उसके अंदर मुझे देखकर थोड़े से भी इमोशंस पैदा नहीं हो रहे? ये सब सोचकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। खैर पर वो ये सब सोचते हुए तो नहीं रह सकता। वो यूसी के पास जाता है और यूसी जो अपना तलवार लेकर आया था, उसके कमर पर उसने अपना तलवार रखा हुआ था, उसे देखकर सियाओ जिंग गुस्सा होकर बोलता है, आप यहाँ दरबार में एक तलवार लेकर आए हैं, इसका क्या मतलब है? शहर में ये बातें फैल रही है, लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि रीजेंट प्रिंस यानी आप राजा के प्रति वफादार नहीं है। लगता है वो अफवाहें सच थी और मैं अभी अभी यहाँ पर लौटा ही था और आते ही मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप राजा का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। आपने हमारे राजा को जो इतनी बदतमीजी से ट्रीट किया है, उनके छोटे भाई होने के नाते मेरा ये मानना है कि आपको अपनी किए की सजा मिलनी चाहिए, जिससे बाकी लोग भी सबक सीख सकें और आगे कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। वो गुस्से में यूसी को यही सब बोलता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इतना सब कुछ बोलने के बाद जब सियाओ जिंग चुप हो जाता है तो उसे एहसास होता है और वो सोचता है मैं भावनाओं में बहकर कितना कुछ भूल गया। मैं तो बस वो बोले जा रहा था जो मेरे मन में आ रहा था। मैं भूल गया था कि ये वो पहले वाला यूसी नहीं रहा जो मेरे साथ घूमा करता था, मेरे साथ हैंग आउट करता था। अगर मैं उसे इस तरह खुलेआम चैलेंज करूंगा तो शायद वो गुस्से में अपना आपा खो दे और मुझे ही खत्म कर दे। पर उसका उल्टा यूसी स्माइल करता है और बोलता है, योर हाईनेस, क्या ऐसा कुछ और है जो आप कहना चाहते हैं? तो सियाओ जिंग कुछ नहीं बोल पाता। यूसी उसके करीब आकर बोलता है, अगर आपको कुछ और नहीं बोलना तो अब बोलने की बारी मेरी। ये कहकर वो बोलता है, मैं यहाँ हमारे महाराज के प्रॉब्लम्स को शेयर करने आया था। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि वो अपनी चिंताएं मेरे साथ शेयर करे और मैं उनकी हेल्प कर सकूं। पर मुझे पता नहीं था मैं आपके नजरों में इतना बुरा विलन बन जाऊंगा। और ये तलवार मैं दरबार में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं हमारे महाराज को प्रोटेक्ट कर सकूं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब दरबार में मीटिंग हो रही होती है तो कुछ बुरे लोग या देशद्रोही जो महाराज के खिलाफ होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। फिर यूसी कोल्ड होकर सियाओ जिंग से बोलता है, आपको पता है ना, महाराज के आदेश के बिना आपको यहाँ कैपिटल में वापस नहीं आना चाहिए। अगर आपने बिना आदेश के ये सब किया तो आपको एक देशद्रोही माना जाएगा। तो आपके इस वक्त यहाँ होने का क्या मतलब है? तो सियाओ जिंग कुछ नहीं बोल पाता। तो उसके भैया आगे आकर बोलते हैं, मैंने ही प्रिंस को यानी सियाओ जिंग को यहाँ कैपिटल में वापस आने के लिए बोला था। तो अपने भैया को ऐसे बोलता हुआ देखकर सियाओ जिंग अपने भैया की थोड़ी फिक्र कर रहा था कि कहीं इन दोनों में बहस न हो जाए। तो यूसी बोलता है, तो ये आपका आदेश कैसे हुआ? महाराज, क्या आप ये भूल गए कोई भी शाही आदेश तब तक जारी नहीं हो सकती जब तक 3 प्रांतों और 6 मंत्रालयों के प्रमुख उसे देखकर मंजूरी ना दे। मतलब कि अगर महाराज को कोई डिसीजन लेना होता है तो वो पहले उसे अपने मंत्रीगणों के साथ डिस्कस करते हैं और जब सबको वो आइडिया पसंद आता है, सब उस बात पर सहमत होते हैं, तो उसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यूसी यही कहना चाहता है कि आप अकेले इसे आदेश कैसे कह सकते हैं जब आपने इसे किसी के साथ डिस्कस ही नहीं किया। तो यूसी की ऐसी बातें सुनकर और मुझे अपने फैमिली की याद आ रही थी, इसलिए मैंने ये फैसला थोड़ी जल्दबाजी में ले लिया। फिर वो सियाओ जिंग की तरफ मुड़ते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरा 10वां भाई यानी सियाओ जिंग भी बहुत उलझन में पड़ गया था। वो ये कहना चाहते हैं कि अभी सियाओ जिंग ने यूसी से जो कुछ भी बोला वो उसे दिल पर ना ले। अपने भाई की तबीयत खराब होने की वजह से सियाओ जिंग बस कंफ्यूज है और वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए उसने ये सब बोल दिया। तो ये बोलने के बाद वो बोलते हैं, इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं आज थक गया हूँ। तो यूसी वहाँ से चला जाता है और वो भी वापस अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और सियाओ जिंग से बोलते हैं, तो आखिरकार तुमने देख लिया कि वो मुझे किस तरह ट्रीट करता है और मैं कितना एम्बेरस था। तो सियाओ जिंग परेशान होकर अपने भैया से पूछता है, क्या वो हमेशा आपको उसी तरह ट्रीट करता है? तो उसके भैया के साइड में खड़ा एक पर्सन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले तो वो कम से कम अच्छा बनने का नाटक कर लेते थे,
पर अब वो करना भी जरूरी नहीं समझते। मुझे तो लगता है महाराज की तबीयत खराब होने की वजह से वो कमजोर हो गए हैं और वो सब उसी चीज का फायदा उठाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो वो पर्सन यही सब बोले जा रहा था, पर सियाओ जिंग के भैया उसे रोक लेते हैं कि बस भी करो। तो वो पर्सन ये सब बोलने के लिए माफी मांगता है। तो ये सब सुनने के बाद सियाओ जिंग सोचता है क्या ये उसे सच में इतना बदल गया है। वो इतना बदल चुका है कि वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा। वो सोचता है ये एक अच्छी बात है कि उनका हुआयांग मतलब उनकी कंट्री बहुत रिच है, पर उनकी सेना इतनी कमजोर है कि अगर उनके सेना और यूसी के सेना को लड़ाई के लिए भेज दिया जाए तो यूसी का सेना उनके सेना पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी सेना इतनी कमजोर है। जैसे कोई मेंटिस यानी कि एक कीड़ा किसी बड़े से रथ को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल बेवकूफी और बेकार है। फिर वो सैड होकर सोचता है हालात इतने खराब होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पॉलिटिकल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। राजनीति क्या होती है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, ना ही उसे कोई प्लान बनाना आता है, ना ही उसे कोई स्ट्रेटेजी सोचनी आती है। फिर वो थोड़ा गुस्सा होकर सोचता है पता नहीं मेरे पीठ पीछे मेरे भैया ने क्या क्या झेला है, कितनी शिकायतें झेली है। डिंग युआन आज जो दिखता है वो उससे कहीं ज्यादा है। अब ये डिंग युआन क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा। ये सब सोचने के बाद वो अपने भैया से बोलता है मैं हर एक गद्दार को खत्म कर दूंगा, मैं उन सबको एलिमिनेट कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके भाई की साइड में वो पर्सन बोलता है महाराज क्या आपको नहीं लगता कि प्रिंस को ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि वो इस जल्दबाजी के कारण उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, वो कोई गलती कर बैठे। तो सियाओ जिंग के भैया बोलते हैं नौजवानों का इस तरह एनर्जेटिक और हाई स्पिरिटेड रहना अच्छी बात है, मतलब कि उनके अंदर इस तरह का जज्बा होना अच्छी बात है। जितना वो मजबूर होगा उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ कुछ बात हजम नहीं होती, आखिर वो अपने भाई को मजबूर क्यों देखना चाहते हैं। और जब वो सियाओ जिंग को यूसी के बारे में भड़काते हैं और सियाओ जिंग भड़क भी जाता है तो उसके भैया खुश हो जाते हैं। वो स्माइल करते हैं जैसे उनका कोई मकसद पूरा हो रहा है। तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी जो कि हमें आगे पता चलेगा। तो सियाओ जिंग वहाँ से बाहर आकर सोच रहा होता है मैंने अभी भैया के सामने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर मैं असल में ऐसा करूंगा कैसे। वो यही सब सोचते हुए जा रहा था, तभी कुछ लोगों की बातें सुनकर वो वहाँ रुक जाता है। कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं रीजेंट प्रिंस ने लॉर्ड सुई को दरबार में आने के लिए रिजेक्ट कर दिया और लॉर्ड डेंग को भी दरबार से जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये सुई और लॉर्ड डेंग वही पर्सन है जिन्हें सियाओ जिंग के भैया किसी चीज का लीडर बनाना चाहते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले चैप्टर में सुना था। वो दोनों लड़कियां फिर बातें करने लगते हैं। पता नहीं ये नया पर्सन गुकिंग जो अभी काम पर लगा है, जब से उसने काम करना शुरू किया है, जब से उसने ऑफिस संभाला है, वो तो बिल्कुल रीजेंट प्रिंस के साथ मिल गया है, बिल्कुल रीजेंट प्रिंस का आदमी बन गया है, मतलब कि उनका खास आदमी। और इतना ही नहीं, उन्होंने 5 शहरों में सेना भेज दिया है ताकि वो किसी मीट बंस राजकुमार को ढूंढ सके। फिर वो बोलते हैं वो अपने लड़कों को पसंद करने वाली बात को इतना खुलकर बोलते हैं कि ये सुनने में भी अजीब लगता है और हमसे तो देखा भी नहीं जाता। वो यानी शायद रीजेंट प्रिंस अपने लड़कों को पसंद करने वाली बात को इतना खुलकर बताते हैं, बिल्कुल शर्म नहीं करते, कि हमें सुनकर अजीब लगता है। तो उनकी ये सब बातें सुनकर सियाओ जिंग सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसे कौन से मीडबर्न प्रिंस को ढूंढने के बारे में बात कर रहे हैं। उसे ये थोड़ा सोचने में वक्त लगता है। यहाँ पर सियाओ जिंग अपने आप को याद करता है जब वो लड़की बनकर यूसी के पास गया था। वहाँ जो उसने अपने फ्रेंड को सजाने के लिए कपड़ा मैंने बोला था, इसमें ये बताया गया है कि वो मीट बंस थे। अब मीट बंस क्या होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने गूगल किए तो वहाँ मोमोज के फोटोस आ रहे थे। क्योंकि मोमोज सॉफ्ट होते हैं, मुझे तो नहीं पता, इसलिए शायद उसने उसका इस्तेमाल किया ताकि वो रियलिस्टिक लगे। तो उस मीट बंस को याद करके वो समझ जाता है कि यहाँ उसी की बातें हो रही है। जब वो उसे एहसास होता है कि ये उसी की बातें चल रही है तो वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है ये तो बेइज्जती है, इंसल्टिंग है, आखिर कोई किसी को मीडबर्न प्रिंस का नाम कैसे दे सकता है। तो उसके साइड में एक पर्सन था, वो उससे पूछता है क्या यहाँ मेन पॉइंट ये है, मतलब इतनी सारी बातें हैं और उन सब में क्या आपको मेन पॉइंट ये लगी कि किसी को कोई मीडबर्न प्रिंस का नाम कैसे दे सकता है। तो जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या एक्ट किया है, मतलब उसे ऐसे तो पता चल जाएगा ना कि आखिर अगर किसी को मीडबर्न्स नाम दिया भी गया है तो आखिर वो इतना क्यों चिल रहा है जैसे कि वो खुद हो। वो ब्लश करके सोचता है हे भगवान, क्या मैंने सच में उसे इतना जोर से बोल दिया। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।